Students, our next topic is the rise of the Chinese economy. In starting, China was not a developed country like today. China's economic success increased since 1978 से increase होना शुरू हुआ इसका economic development. As a great power, it is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040. ये माना जाता है कि 2040 तक ये अमेरिका को यूएस को भी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी और उसको यूएस को ओवरटेक कर लेगा. The factors of increasing its economy such as population, landmass, resources, regional location and political influence. कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्पफुल हैं इसकी इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए. वो है वहाँ की पॉपुलेशन, लैंड मास, इसका लैंड एरिया, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. थर्ड है इन 1949 द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ. ये कम्युनिस्ट कंट्री है और वहाँ के जो लीडर थे वो है माओ थे. तो जैसे अपना इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक इसके बाद चाइना 19 2 years 1949 में इसने भी अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया. इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल. अपना मिक्स मॉडल है बट इनका क्या है, सोवियत मॉडल. चाइना अडॉप्टेड सोशलिज्म एंड नॉट चूज इट्स लिंक्स टू कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. ये एक सोशलिज्म कंट्री है, इसने सोशलिज्म को अपनाया. जितने भी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड थे, कंट्रीज थे, उनसे इसने कोई भी लिंक नहीं रखा. सो दे हैव नो चॉइस टू यूज़ देयर ओन रिसोर्सेज. अब से क्योंकि अदर कंट्री से इसका कोई कनेक्शन नहीं था तो इसने कि अपने रिसोर्सेज खुद यूज़ किए. विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. बाद में इसने यूएसएसआर से हेल्प ली और अपनी मनी किस में इन्वेस्ट की, इसने एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज में. सो दे हैड नो फॉरेन करेंसी सो दे कुडंट ट्रेड विद अदर कंट्रीज टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स. क्योंकि फॉरेन करेंसी तो थी नहीं, अदर कंट्री से कुछ करता ही नहीं था ट्रेड. सो दे कुडंट ट्रेड विद अदर कंट्रीज टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स. चाइना डिसाइडेड टू मेक गुड्स एट डोमेस्टिक लेवल पे इसने चीज़ें बनानी शुरू की. चाइना प्रोवाइडेड एजुकेटिंग इट्स सिटीजन्स एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर दैम टू मूव डेवलप्ड कंट्री. एक डेवलप्ड कंट्री की सबसे अच्छी पहचान होते हैं उनके ह्यूमन रिसोर्सेज. ऐसे ही चाइना ने किया अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज के, वहाँ की पॉपुलेशन, सिटीजन्स, उनको एजुकेट करना शुरू किया और उनको उनकी अच्छी हेल्थ केयर देना शुरू कर दिया. सो चाइना एस्टैब्लिश्ड इट्स रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972. 1972 में इसने अपने रिलेशंस किससे एस्टैब्लिश किए, यूएस से. तो इन 1973 जाओ एनलाई प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन. किन फील्ड में मॉडर्नाइजेशन के प्रपोजल रखे उन्होंने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री. सो इन 1978 लीडर देंग जाओपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना. उन्होंने अनाउंस किया कि ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं चाइना में. ओपन डोर पॉलिसी में ये होता है कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है. सो आफ्टर दैट चाइनाज ट्रेड वॉज इंक्रीज रैपिडली एंड नो लैक ऑफ फॉरेन करेंसी. क्योंकि उसने ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट किया था तो उसका जो ट्रेड था वो इंक्रीज होता गया और अब उसके पास फॉरेन करेंसी भी थी. एंड नाउ उसने वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग मनी इन अदर कंट्रीज़. अदर कंट्रीज़ में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया. सो द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 एंड इंडस्ट्री इन 1998. इन दोनों का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया. ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीज वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइजेस. देखो, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है जहाँ एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट पर्टिकुलर इकोनॉमिक एरियाज़ को फिक्स्ड करती है, उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. इसमें क्या होते हैं, जो लॉज बने होते हैं ट्रेड के रिगार्डिंग वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से थोड़ा डिफरेंट होते हैं. सो वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर सके, कुड सेट अप एंटरप्राइजेस. Privatization of agriculture led to rise in agriculture production and rural incomes.
जब प्राइवेटाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर का तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और इसके साथ साथ वहाँ का जो रूरल इनकम था वो भी बढ़ने लगा. सो इन 2001 चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये WTO का मेंबर भी बन गया. सो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, जापान, क्योंकि अब चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हो रहा था, बढ़ रहा था, सो US, एशिया एंड रशिया neglecting the controversies among them and ready to trade with China. ये इसकी डेवलपमेंट्स का सारा प्रोसेस. अब आता है लिमिटेशंस ऑफ चाइना. अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब. फीमेल जो एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग थी वहाँ पे कहते आर एज बैड as in Europe of the 18th and 19th centuries. Environment degradation and corruptions have increased. ये यहाँ वहाँ की limitations थी. अब हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना का रिलेशंस कैसा है. सो बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एंड एक्साइज चीन रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया. जो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में एक एरिया है एक्साइज चीन लद्दाख के पास, एक्साइज चीन पे अपना कंट्रोल मानता है और साथ साथ जो अपने अरुणाचल प्रदेश है इसने अटैक किया था इंडिया पे, तब इस हिस्से तक ये अरुणाचल प्रदेश तक ये पहुंच गया था. सो चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950 में इसने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया, अपना कंट्रोल मान लिया कर लिया इस पर, विच वॉज प्रोटेस्टेड बाय इंडिया अगेंस्ट चाइना. तो इंडिया ने थोड़ा इसके अगेंस्ट किया था, अगेंस्ट थे, क्योंकि इन्होंने तिब्बत पे गलत तरीके से क्या किया था, कंट्रोल किया था. सो गिव शेल्टर टू दलाई लामा बाय इंडिया. जो वहाँ से और तिब्बत से क्या हुआ, दलाई लामा वहाँ के जो धर्म गुरु थे अपने इंडिया में आए, तो इंडिया में शेल्टर लिया उन्होंने. एंड चाइना टोल्ड टू ब्रेक पंचशील एग्रीमेंट. और चाइना ने एलिगेशंस लगाया कि इंडिया ने हेल्प करके दलाई लामा की जो इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ है उसको तोड़ दिया है. सो चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1962. Rajiv Gandhi's visit to China in December 1988 to improve India-China relations. फिर राजीव गांधी वहाँ पे गए 1988 में, then थोड़े relations अच्छे हुए. So they have also signed agreement on cultural exchanges and cooperations in science and technology. इस agreement पे राजीव गांधी जी ने साइन किया. So after 1999 trade increased by 30% annually. अब रिलेशन अच्छे हो गए, ट्रेड बढ़ता जा रहा है, तो क्या हुआ 1999 तक क्या हुआ, ट्रेड 30% एनुअली बढ़ गया था. चाइना's असिस्टेंस टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो क्रिएटेड डिफरेंसेस. अब क्या हुआ कि जैसे हमने इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो ठीक 2 साल बाद नेक्स्ट ईयर क्या किया, आफ्टर 2 years तो पाकिस्तान ने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसमें चाइना ने उसको पूरा सपोर्ट किया, जिससे क्या हुआ, हम इंडिया और चाइना में थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो गए. सो चाइनाज मिलिट्री रिलेशंस विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर नेगेटिव व्यूड एज टू इंडियन इंटरेस्ट. और जो चाइना के बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलिट्री रिलेशंस हैं उसको भी अपने इंडियन इंटरेस्ट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है. ये हमारे हो गए इंडिया और चाइना के साथ रिलेशंस. वैसे आपको पता है यूएन में भी, जैसे यूएन के परमानेंट मेंबर बनने चाह रहा था इंडिया, तो चाइना ने क्या करता था, अपने वीटो पावर का यूज़ किया था. नेक्स्ट आता है जापान. तो दे हैव अ रेपुटेशन फॉर मेकिंग हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड हैविंग फेमस ब्रांड्स सच एज सोनी, पैनासोनिक, कैनॉन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्डा. अब इंडिया के देखते हैं, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए ये माना जाता है और ये अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो यहाँ से आते हैं. सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, इसका सेकेंड नंबर पे है ये. सो इट इज़ द ओनली एशियन मेंबर्स ऑफ द G8. ये अकेला ऐसा मेंबर है एशियंस जो G8 का मेंबर है. ग्रुप 8, इस ग्रुप में 8 कंट्रीज हैं, 8, उनमें से जापान भी है. Japan is the only nation that suffered the destruction caused by nuclear bombs.
यही एक ऐसा कंट्री है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब से जो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो इसके 2 सिटीज़ पे यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या सिटीज़ पे बॉम्ब गिराए थे, एंड उसके बावजूद इसने बहुत जल्दी की, प्रोग्रेस रैपिडली आफ्टर इट. So it is the second largest contributor to the budget of the UN, almost 20%. ये सेकेंड नंबर पे आता है जो यूएन में क्या करता है, अपना कंट्रीब्यूट करता है. फर्स्ट नंबर पे यूएन है जो 23% करता है, और सेकेंड नंबर पे जापान है जो 20% कंट्रीब्यूट करते हैं. सो जापान्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज़ ओनली 1% ऑफ इट्स जीडीपी. ये अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% ही अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है. सो इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सपोज करो अगर ये 10% अपनी जीडीपी का खर्च करता है मिलिट्री पे, तो ये क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे. ये था अपना चैप्टर जो फिनिश हो चुका है. थैंक यू.